हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटीज चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए सॉल्व करने के लिए, ये सीपीटी एग्जाम के हैं। सीए फाउंडेशन के पहले सीपीटी का एग्जाम होता था, उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम नवंबर 2006। A letter is taken out at random from the word range. So range ये word में से कोई भी वन लेटर को रैंडमली सिलेक्ट करना है एंड अनदर इज टेकन आउट फ्रॉम द वर्ड पेज। और एक लेटर आपको सिलेक्ट करना है, बट वो पेज है वर्ड में से होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर्स, मतलब आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो इसका फाइंड करना है कि वो दोनों जो लेटर्स है, आप रेंज में से जो भी लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं वही सेम लेटर पेज में से सिलेक्ट करना है। दोनों वर्ड में से सेम लेटर को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो सबसे पहले दोनों वर्ड्स के अंदर कौन कौन से लेटर सेम है। तो ए ये लेटर सेम है, उसके बाद जी ये लेटर सेम है एंड ई ये लेटर सेम है। मतलब अगर आपने रेंज में से ए को सिलेक्ट किया तो आपको कंपलसरी पेज में से भी ए को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने रेंज में से जी को सिलेक्ट किया तो पेज में से भी जी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आपने रेंज में से ई को सिलेक्ट किया तो पेज में से भी ई को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या दे रहे हैं कि दोनों भी वर्ड्स में से जो लेटर सिलेक्ट करना है वो सेम होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। तो फर्स्ट वन, सपोज मैंने रेंज ए वर्ड में से ए को सिलेक्ट कर लिया, तो रेंज में से ए को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो रेंज ये वर्ड में टोटल 1 2 3 4 5 लेटर्स है, तो सैंपल स्पेस 5 हो जाएगा। एंड ए ये वन टाइम ही ऑकर हो रहा है रेंज में, सो यहाँ पे ऊपर 1 लिख देंगे। मतलब रेंज ए वर्ड में से ए को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है। फिर अब पेज है वर्ड में से भी आपको ए ही सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एंड होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई साइन। तो पेज में से ए को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पेज में 1 2 3 4 लेटर्स है, इसलिए डिवाइड में 4 लिखेंगे। और ए इसमें वन टाइम ही ऑकर हो रहा है, इसलिए न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे। मतलब रेंज में से ए सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 एंड पेज में से ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद अनदर पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखो अगर रेंज में से आप जी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/5 होगी, क्योंकि टोटल 5 लेटर्स में जी वन टाइम ऑकर हो रहा है, सो 1/5। एंड इसमें से जी को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4, बिकॉज यहाँ पे जी वन टाइम ऑकर हो रहा है 4 लेटर्स में। थर्ड पॉसिबिलिटी और है इसलिए प्लस साइन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि रेंज में से अपने ई को सिलेक्ट किया है, ई को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/5। ये टोटल 5 में ई वन टाइम ही ऑकर हो रहा है एंड पेज में से ई को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/4। तो आंसर क्या होगा, देखो 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। सो इट इज 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज आंसर इज 3/20। तो सिंपल सम था वैसे। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या कंडीशन था देखो कि फर्स्ट रेंज में से 1 लेटर सिलेक्ट करना है और पेज में से भी 1 लेटर सिलेक्ट करना है, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर्स, मतलब दोनों में से जो लेटर सिलेक्ट हो रहा है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे रेंज में से ए को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/5 एंड कंपल्सरी आपको इसमें से भी ए को ही सिलेक्ट करना है 1/4, क्योंकि दोनों में से सेम लेटर सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद और रेंज में से अगर आप जी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू कंपल्सरी आपको पेज में से भी जी को ही सिलेक्ट करना है 1/4 प्लस और के लिए प्लस साइन। देन थर्ड पॉसिबिलिटी, इसमें से आप ई को सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1/5 एंड इसमें से भी ई को सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1/4। तो 1/20 3 टाइम्स ऑकर हो रहा है, इसलिए 3/20, दैट इज आंसर इज बी ऑप्शन। तो ये हो जाता है फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, from a pack of cards two are drawn, from a pack of cards two are drawn।
52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसमें से आपको 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। आगे क्या दिया है, द फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन। मतलब ये 2 कार्ड का सिलेक्शन आपको एक के बाद एक करना है, और कंडीशन ये है कि जब आप फर्स्ट वाला कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने के बाद ही आपको उसमें से सेकंड वाला कार्ड सिलेक्ट करना है। विथ रिप्लेसमेंट मेथड से सिलेक्शन होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी नहीं, द चांस दैट द फर्स्ट इज डायमंड एंड द सेकंड इज किंग। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज डायमंड, जो फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट हो रहा है वो डायमंड का होना चाहिए। एंड का मतलब आपको मल्टीप्लाई ऑपरेशन लेना है, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड इज किंग। तो डायमंड कार्ड जो होते हैं वो टोटल डायमंड कार्ड जो होते हैं वो 13 होते हैं, जिसको मराठी में चौकट बोलते हैं। चौकट, डायमंड मतलब ये ऐसे उसके ऊपर सिंबल होता है, इसमें से सिंबल होता है, इसको डायमंड बोलते हैं। तो टोटल 13 नंबर ऑफ डायमंड्स है। तो सबसे पहले जब आप सिंगल कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तब सैंपल स्पेस 52 है और उसमें डायमंड कार्ड्स 13 है। तो फर्स्ट कार्ड डायमंड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52। अब ये जो सिलेक्टेड कार्ड है वो वापस से आप पैक के अंदर रिप्लेस कर रहा है, इसलिए पैक के अंदर के कार्ड्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम के सिलेक्शन के लिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगे। अब सेकंड टाइम जब आप किंग को सिलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे टोटल 52 कार्ड्स ही रहेंगे और नंबर ऑफ किंग्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। सो डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52 एंड किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52। अब इसका आंसर देख लेते क्या हो रहा है, 13 4 जा 52 एंड 4 कट होके फाइनल आंसर इज 1/52। सो इट इज ए ऑप्शन। तो काफी इजी सम था ये। अभी आपका एग्जाम का अटेम्प्ट भी नजदीक आ रहा है तो उसके लिए आप ये लेक्चर देख सकते हैं, मतलब ये आपका रिवाइज हो जाएगा कि विथ रिप्लेसमेंट मेथड से सिलेक्शन हो रहा है तो सेकंड टाइम के सिलेक्शन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स फॉर्म हो रहे हैं एंड जो होता है उसके लिए आपको इंटरसेक्शन या फिर मल्टीप्लाई साइन अप्लाई करना। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2007 से है, मई 2007 इस एग्जाम में पूछा हुआ है। The probability of getting qualified in IIT JEE, एक मिनट, the probability of getting qualified in IIT JEE and AI EEE by a student are respectively 1/5 and 3/5। तो प्रोबेबिलिटी आपको IIT JEE में क्वालिफाई होने की दे दी है 1/5। तो इसको अपन ए इवेंट मान लेते हैं। IIT JEE का मतलब ए है, इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड इन AI EEE 3/5 है, तो AI EEE को बी अज्यूम कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज इक्वल टू 3/5। The probability that a student gets qualified for one of these tests, सो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स क्वालिफाइड फॉर वन ऑफ दिस टेस्ट। सो वन ऑफ दिस टेस्ट में क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आइदर आईआईटी में क्वालिफाई होना चाहिए, अदरवाइज AI EEE के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो वन ऑफ दिस टेस्ट का मतलब है कि आपको ए यूनियन बी का आंसर फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स क्वालिफाइड इन वन ऑफ दिस टेस्ट का मतलब आइदर वो आईआईटी में क्वालिफाई होना चाहिए और AI EEE में क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर दोनों में क्वालिफाई होना चाहिए। वन ऑफ दिस टेस्ट का मतलब आइदर फर्स्ट में क्वालिफाई हो सकता है, सेकंड में क्वालिफाई हो सकता है, या बोथ में हो सकता है। मतलब ये आपको यूनियन का आंसर फाइंड करना है। तो यूनियन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पर अभी इंटरसेक्शन का तो आंसर आपके पास नहीं है, बट ये दोनों इवेंट्स जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है।
आईआईटी में क्वालिफाई होने के कारण से एआई ट्रिपल ई के ऊपर कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इंटरसेक्शन के लिए आपको पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करना है। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है। सो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए मल्टीप्लीकेशन लिखना है। सो 1/5 प्लस 3/5 माइनस 1/5 इंटू 3/5। तो फर्स्ट टू के लिए तो डिनोमिनेटर सेम है, सो 1 + 3। नेक्स्ट के लिए 3/25, सो इट इज 4/5 माइनस 3/25। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। सो आंसर क्या आ जाएगा, 5 4 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 17/25। तो ये एग्जाम्पल आप दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, देखो इस सम के लिए। तो सेकंड मेथड है कॉम्प्लीमेंट मेथड। वन ऑफ दिस टेस्ट का मतलब है कि एटलीस्ट वन एग्जाम में तो भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड इज कि आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दिस टेस्ट का मतलब है कि कम से कम वो एक एग्जाम में तो भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन के लिए आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट वन का कॉम्प्लीमेंट होता है नो। तो नो का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही डू नॉट क्वालिफाई इन एनी एग्जामिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का मतलब है कि फर्स्ट एग्जाम में भी क्वालिफाई नहीं होना चाहिए एंड सेकंड एग्जाम में भी वो क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे माइनस में लेना है। तो 1 मिनट यहाँ पे एडजस्ट कर लेते लिखने का। सो कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, अगर पी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज 4/5 इंटू बी के ऊपर से बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस 3/5, दैट इज 2/5। तो देखो सेम आंसर आएगा 1 माइनस 8/25। So 25 1s are 25 minus 8/25 is equal to 17/20। तो कोई भी एक वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। What is the probability that the student gets qualified for one of these tests का मतलब है he should qualify in at least one exam। एटलीस्ट एक एग्जाम में तो भी वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन या और मैथमेटिक्स के अंदर और या एटलीस्ट वन एक ही होता है, जिसके लिए आप आइदर यूनियन यूज कर सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट मेथड का मतलब है कि टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से आपको इसका अपोजिट मीनिंग वाला जो स्टेटमेंट होता है वो लेना है। एटलीस्ट वन का उल्टा होता है नो, मतलब वो एक भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। सो आंसर इज 17/25। तो ये रूल आप भूलो मत कि स्टूडेंट गेट्स क्वालिफाइड फॉर वन ऑफ दिस टेस्ट का मतलब है कि स्टूडेंट एटलीस्ट एक एग्जाम में तो भी क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ क्वेश्चन है मई 2007 से। अमिताभ प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ डाइस। मतलब अमिताभ जो है डाइस थ्रो करने का गेम खेल रहा है। इफ द नंबर लेस देन 3 appears, मतलब अगर 3 से स्मॉलर नंबर अपियर हो रहा है, 3 से स्मॉलर मतलब 1 या 2, इसमें से कोई भी नंबर अपियर हो रहा है, देन ही इज गेटिंग रुपीज ए। तो उसको ए रुपए मिलने वाले हैं। अदरवाइज ही हैज टू पे रुपीज 10। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। इफ द गेम इज फेयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर ये गेम फेयर है तो आपको आंसर फॉर ए पूछा हुआ है। तो अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल ई ऑफ एक्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें कंडीशन ये है कि इफ गेम इज फेयर, इफ गेम इज फेयर देन
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। अब इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में एक्स का मतलब है जो अमाउंट उसको मिलने वाला है, अमाउंट रिसीव्ड। एक्स का मतलब क्या है कि इस गेम के अंदर उसको जो पैसा मिलने वाला है उसको आपको एक्स अज्यूम करना है। लेट एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, अमाउंट रिसीव्ड। तो जो गेम वो खेल रहा है उसमें अमाउंट के कौन से पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू आएगा कि अगर नंबर लेस देन 3 आ गया तो उसको ए रुपीज मिलने वाले हैं। तो ए रुपीज मिलने वाले हैं मतलब उसके पास ए रुपीज आने वाले हैं, तो ये ए को ले लिया। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब नंबर लेस देन 3 ऑकर नहीं हो रहा है, तो उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो जो पैसा उसको देना है ना, उसको आपको निगेटिव में लिखना है, क्योंकि ये पैसा उसके पास से जा रहा है। अगर उसके पास पैसा आ रहा है तो उसको पॉजिटिव अज्यूम करना है, +A। एंड अगर उसको पैसा देना पड़ रहा है तो उसको -10 अज्यूम करना है। अब ई ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है, मतलब ये एक्स के जो पॉसिबल वैल्यूज आपने लिखे हैं उनके साथ उनके प्रोबेबिलिटीज लिखने हैं। तो प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस पहले लिखना है। डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ए रुपीज कब मिलने वाले हैं, अगर नंबर लेस देन 3 है तो नंबर लेस देन 3 ये 2 आउटकम में आता है, और नॉट लेस देन 3 ये 4 आउटकम्स में आता है। तो अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बना लेते हैं। ये जो अमाउंट है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर, सो एक्स एंड पी ऑफ एक्स। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज में +A है और -10। तो ए रुपीज उसको कब मिलेंगे, अगर नंबर लेस देन 3 रहा तो ए रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर लेस देन 3 के प्रोबेबिलिटी के साथ इक्वली होगी। सो नंबर लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। 2/6। अगर लेस देन 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी 2/6 है तो ए रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6। एंड 10 रुपए देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 आउटकम्स में नंबर लेस देन 3 नहीं है तो 4/6। तो 4/6 इज द प्रोबेबिलिटी दैट उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे। अब इसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ई ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, मतलब एक्स के साथ प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई मिले। ई ऑफ एक्स 0 है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए इंटू 2/6 प्लस सेकंड वैल्यू क्या है, -10 इंटू 4/6। -10 into 4/6. Then next step is 2a/6 plus -40/6 equal to 0. So 0 के साइड में 40/6 प्लस में ले लो एंड 2a/6. So both the side 6 कैंसिल हो रहा है. So 40/2 is equal to a. तो a की वैल्यू आ जाती है 20। मतलब अगर नंबर लेस देन 3 होगा तो उसको 20 रुपीज मिलने वाले। सो आंसर इज बी ऑप्शन। तो अगर गेम फेयर होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर जो है वो आपको 0 लेना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू 0। तो आ गया होगा समझ में, डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ फेयर गेम का कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि अगर गेम फेयर होगा तो ई ऑफ एक्स हमेशा 0 होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल फेब 2008 में पूछा हुआ है, काफी पहले के एग्जाम्पल से, बट प्रैक्टिस के लिए ये एग्जाम्पल्स अच्छे हैं। द odds are 9:5 against a person who is 50 years living till he is 70। तो ये जो 9:5 है ये odds अगेंस्ट का रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो है ये, odds अगेंस्ट। सो ऑड्स अगेंस्ट का ये रेशियो दिया हुआ है जो है 9:5। और ये ऑड्स अगेंस्ट कौन से इवेंट के लिए दिया हुआ है, तो इवेंट क्या है देखो, अ पर्सन हु इज 50 ईयर्स, मतलब जो 50 एज का पर्सन है, लिविंग टिल ही इज 70। मतलब यहाँ पे जो इवेंट है वो कौन सा है
कि जो 50 एज का पर्सन है वो और आगे 20 इयर्स तक सरवाइव हो सकता है, इसको इवेंट ए मान लेते हैं। ये है आपका इवेंट ए। तो इस इवेंट ए के लिए ये ऑड्स अगेंस्ट की बने। तो ऑड्स अगेंस्ट का जो रेशियो है, इसमें ये जो 9:5 में 9 होता है, ये अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होते हैं, या इसको आप नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, जो अगेंस्ट वाले केसेस है। और ये जो है ये फेवर वाले केसेस होते हैं, ये फेवर वाले केसेस होते हैं। तो इसके ऊपर से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखना है। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस, दैट इज 5 केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, 5 + 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 5/14। उसके बाद 8:6 अगेंस्ट अ पर्सन, वापस ये अनदर रेशियो भी क्या है, अगेंस्ट का ही रेशियो है। सो ऑड्स अगेंस्ट, रेशियो ऑफ ऑड्स अगेंस्ट इज इक्वल टू 8:6। अब इसमें इवेंट क्या है, देखो इसका इवेंट है अ पर्सन हु इज 60 लिविंग टिल ही इज 80, मतलब जो 60 एज का पर्सन है और आगे 20 इयर्स तक सरवाइव होगा, मतलब 80 एज तक सरवाइव होगा। तो ये एज अ सेकंड इवेंट है, इसको अपन इवेंट बी ले लेते हैं, इवेंट बी। और इस इवेंट बी के ये ऑड्स अगेंस्ट के केसेस है, मतलब ये नॉन फेवरेबल केसेस है और ये फेवरेबल केसेस। तो इसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर क्या फाइंड होगा, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 6/14। Find the probability that at least one of them will alive after 20 years. एटलीस्ट वन सरवाइव होना चाहिए, अलाइव रहना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। तो अभी इसके पहले ही वो IIT जेई का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था आपको एटलीस्ट वन के लिए आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। अगर आपको एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो एटलीस्ट वन के लिए आइदर आप यूनियन ऑपरेशन का आंसर फाइंड करो या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो करो, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो यहाँ पे अपन कॉम्प्लीमेंट मेथड कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, कम से कम एक अलाइव रहना चाहिए, एक तो भी सरवाइव होना चाहिए। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो वन विल अलाइव, नो वन विल अलाइव। ये समझ में आ रहा है कि सबको एटलीस्ट वन के लिए कॉम्प्लीमेंट मेथड क्यों ले रहे हैं। सो एटलीस्ट वन में डायरेक्ट मेथड में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं, इसलिए एटलीस्ट वन के लिए हमेशा आपको 1 माइनस नो करना है। सो वन में से आपको लेस क्या करना है कि ए पर्सन भी सरवाइव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सरवाइव होना एज ए माना हुआ है, तो सरवाइव नहीं होना एज ए कॉम्प्लीमेंट है। एंड सेकंड पर्सन सरवाइव होना एज अ बी माना हुआ है अपन ने, तो वो सरवाइव नहीं होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी है बी कॉम्प्लीमेंट। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, या यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस 5/14 इज इक्वल टू 9/14। and probability of B complement 1 minus probability of B, so it is 1 minus 6/14 that is equal to 8/14। तो यहाँ पे दोनों के आंसर पुटअप करना है 9/14 एंड 8/14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हमेशा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, देखो 1 माइनस, इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 4 एंड 2 7 तो 1 माइनस अगेन ये 2 2 एंड 2 7 सो 18 डिवाइडेड बाय 49। सो 49 माइनस 18 अपॉन 49 दैट इज इक्वल टू 31/49। सो आंसर इज 31/49। अगर कोई कोई लोगों को एटलीस्ट वन के लिए कॉम्प्लीमेंट मेथड नहीं समझ रहा है, या फिर आपको चाहिए तो मैं वापस वेन डायग्राम के थ्रू बताती। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये
ए सेट है, ये बी सेट है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, ये दोनों सर्कल कंप्लीट मतलब एटलीस्ट वन है। एटलीस्ट वन का मतलब ए सर्वाइव होना चाहिए या फिर बी सर्वाइव होना चाहिए या फिर दोनों सर्वाइव होने चाहिए, ये होता है एटलीस्ट वन। अब इसका आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, इस टोटल प्रोबेबिलिटी में से वन में से लेस किया, ये आउटर रीजन का प्रोबेबिलिटी। आउटर रीजन में क्या है कि ए भी सर्वाइव नहीं हो रहा है और बी भी सर्वाइव नहीं हो रहा है। आउटर रीजन का मतलब क्या है, ए भी सर्वाइव नहीं हो रहा है एंड बी भी सर्वाइव नहीं हो रहा है। तो यूनियन का आंसर फाइंड करने के लिए मैंने सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी माइनस आउटर रीजन का प्रोबेबिलिटी किया है। समझ रहा है क्या, जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको एटलीस्ट वन के लिए रूल पता नहीं है, तो उनको आ गया समझ में। टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से क्या लेस करना है आपको, ये दो सर्कल के बाहर का रीजन। इस बाहर के रीजन में क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। चलो कर दू साइड में। नेक्स्ट एग्जांपल, जून 2008 का एग्जांपल है। काफी बड़ा दिख रहा है बट समझने के लिए डिफिकल्ट नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रेनी विल रिमेन विद द कंपनी इज 0.8। तो ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसको मान लेते हैं अपन इवेंट ए। ट्रेनी विल रिमेन विद द कंपनी, ये एज आपका इवेंट ए है, इसको इवेंट ए मान लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8। ट्रेनी विल रिमेन विद द कंपनी इज इवेंट ए, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.8। देन second event is the probability that an employee earns more than 20,000 per month। ये जो मैंने अनदर कलर से हाईलाइट किया है, इसको बी मान लेते हैं कि एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 20,000 इज इवेंट बी एंड उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4। The probability that an employee who was a trainee and remained with the company, or who earns more than 20,000 per month is 0.5। Sorry, probability that employee was a trainee and remained with the company। तो ट्रेनी रिमेंड विथ कंपनी मतलब ए माना है। और के लिए कौन सा सिंबल होता है, तो और के लिए सेट थ्री में हमेशा यूनियन का सिंबल होता है, यूनियन। हु अर्न्स मोर देन 20,000 बी माना हुआ है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.9। What is the probability that an employee earns more than 20,000? Probability किसका फाइंड करना है, एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 20,000। मोर देन 20,000 के लिए अपन ने बी माना है, तो बी गिवन दैट। अब गिवन दैट जब होता है तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, उसके लिए अपॉन साइन लेना है। ही इज अ ट्रेनी हु स्टेड विद द कंपनी। गिवन दैट ही इज अ ट्रेनी स्टेड विद द कंपनी, ही इज ट्रेनी स्टेड विद द कंपनी, ए इवेंट है, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन। तो आया क्या समझ में, ये जो गिवन दैट होता है वो क्या होता है हमेशा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो गिवन दैट इज ऑलवेज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ बी अपॉन ए का आंसर फाइंड करना है। तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास फॉर्मूला है, देखो कौन सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इंटरसेक्शन तो है नहीं अपने पास, बट इंटरसेक्शन के लिए अपने पास एडिशन थ्योरम है। एडिशन थ्योरम का यूनियन दिया हुआ है यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। यूनियन गिवन है तो यूनियन का फॉर्मूला लिखना है और उससे आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। सो यूनियन इज 0.9, ए इज 0.8, बी इज 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन को लेफ्ट में ले लो, इसका एडिशन 1.2 हो जाता है, 0.9 इधर लेस किया तो ये हो जाता है 0.3। तो 0.3 इज इंटरसेक्शन एंड ए की प्रोबेबिलिटी है 0.8। सो फाइनल आंसर इज 3/8। सो आंसर इज बी ऑप्शन।
तो इजी सम था, जस्ट ठीक से आपको ए बी इवेंट जो गिवन है वो डिफाइन करने हैं। डिफाइन मतलब वही से समझ के लेने हैं, क्योंकि लिखते बैठेंगे बहुत सारा तो एग्जाम में टाइम एडजस्ट नहीं होगा। सो और मतलब यूनियन होता है, और गिवन दैट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो सम नंबर 7, अगेन ऑड्स इन फेवर का कोई एक क्वेश्चन है, दिसंबर 2010 का ये एग्जाम्पल है। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो इवेंट क्या है आपका, फर्स्ट ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम को ही ए मान लेते हैं। तो फॉर इवेंट ए ऑड्स इन फेवर का रेशो दिया है, ऑड्स इन फेवर रेशो। तो ऑड्स इन फेवर रेशो में फर्स्ट वाला जो टर्म होता है रेशो का एंटीसीडेंट, वो एन ऑफ ए होता है। और जो सेकंड होता है वो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स होते हैं और ये नॉन फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, सो इट इज 5/12। देन odds against that a B solving the same problem। तो B solving the same problem as a event B है, तो इसका odds against यहाँ पे दे दिया है, odds against। so odds against, यहाँ पे ये odd लिखने में आ गया, ये odds होना चाहिए, odds in favor। so odds against जो है इवेंट बी के लिए वो है 9:6। तो ये जो है पर्टिकुलर इवेंट के नॉन फेवरेबल केसेस होता है और ये फेवरेबल केसेस होते हैं, मतलब एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड एन ऑफ बी। तो इसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा, तो एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 9+6, सो 9 डिवाइडेड बाय 15। तो ए पी ऑफ ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम 5/5, एंड पी ऑफ बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम 6/15। what is the probability that both of them try the problem will be solved। मतलब दोनों ने ट्राई किया है तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आइदर ए ने सॉल्व करना चाहिए, या फिर बी ने सॉल्व होना करना चाहिए, या फिर दोनों ने सॉल्व करना चाहिए, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखो सिर्फ ए सॉल्व करके ला रहा है प्रॉब्लम और बी सॉल्व नहीं कर रहा है, तो भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। या फिर सिर्फ बी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ला रहा है और ए सॉल्व करके नहीं ला रहा है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या दोनों ने भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मतलब ही इसके लिए आपको ए यूनियन बी फाइंड कर, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को फाइंड करो आप डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू, या फिर दूसरा मेथड है कॉम्प्लीमेंट मेथड, जो मैंने इसके पहले बताया था। यूनियन के लिए आप आइदर प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर ये आपका सैंपल स्पेस है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी में से आपको क्या लेस करना है, प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व बाय एनीवन, मतलब ए यूनियन बी का जो आउटर रीजन है उसको फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व को कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर लेते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व बाय एनीवन, विल नॉट सॉल्व बाय एनीवन। तो समझ में आ रहा है क्या, दो वेज है, आइदर आप यहाँ पे यूनियन का प्रॉपर फॉर्मूला यूज करो, फिर उसमें पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूज करना है, और इंटरसेक्शन के लिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लेना है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। या फिर ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से आपको ये जो बाहर का रीजन है, जिसका मीनिंग है कि प्रॉब्लम दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है, वो माइनस कर। सो 1 माइनस प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व बाय एनी वन का मतलब है ए भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है एंड बी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5/12 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो 1 माइनस 5/12, दैट इज 12 माइनस 5/12, 7/12। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को 1 में से लेस करना, दैट इज बी की प्रोबेबिलिटी 6/15 है, 15 माइनस 6/15, तो आंसर आ जाएगा 9/, सो 9/15। तो 1 माइनस, अब ये 3 3 जा, 3 5 जा एंड 3 4 जा, तो 7/20 आ रहा है। और कुछ तो मिस्टेक हुआ है शायद से, या फिर ऑप्शन में कुछ तो मिस्टेक रहेगा। 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है देख लेते हैं, 20 माइनस 7, 13/20 इज द आंसर, 13/20। अब सपोज मैंने ये रिड्यूस नहीं किया होता तो क्या था आंसर, 7 इंटू 9 63 एंड 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 इज 180, सो 180 माइनस 63/180, सो देख लेते हैं ये क्या आ रहा है आंसर, 117/180। यस, ये उन्होंने रिड्यूस नहीं किया है, 7 इंटू 9 63 एंड 12 इंटू 15 180, तो विदाउट रिड्यूसिंग आंसर ए ऑप्शन राइट है। तो समझा क्या, काफी यहाँ पे खिचड़ी हो गई है लिखते समय। तो ये समझ रहा है क्या, 7 इंटू 9 63 एंड 12 इंटू 15 180, तो ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया। तो कॉम्प्लीमेंट मेथड बहुत मतलब कम स्टेप में हो जाता है, अभी ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा लिखा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे करना है, तो आपने ये दोनों प्रोबेबिलिटीज निकाल लेना कि ए के सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी 5/12, बी के सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी 6/15, तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए तो उसके लिए उल्टा सोचो और 1 में से लेस करो, कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व बाय एनीवन। तो ए के सॉल्विंग के चांसेस 5/12, तो नॉट सॉल्विंग के चांसेस ओरली आने चाहिए आपको 7/12, और बी के सॉल्विंग के चांसेस 6/15, तो नॉट सॉल्विंग के चांसेस 9/15। एंड फिर डायरेक्टली आपको ऐसे रफ में इतना ही लिखना है, एग्जाम में इतना ही लिखना है और आंसर मार्क। तो ये ऑड्स इन फेवर के लिए भी आप डायरेक्ट ऐसे 5/12 प्रोबेबिलिटी समझ में आना चाहिए, अगेंस्ट का रेशियो है तो उसके ऊपर से 6/15 ये प्रोबेबिलिटी समझ में आनी चाहिए। तो दोनों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोबेबिलिटीज आपके पास है, तो नॉट के चांसेस आपको टोटल में से लेस करके प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन। ये आपको रूल याद ही रखना है, मेजॉरिटी प्लेसेस पे ये यूज होता है, आपके टेक्स्ट बुक में मॉड्यूल में भी इस टाइप के क्वेश्चंस है, जहाँ पे 3 पर्सन्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व के लिए। तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व के लिए आपको क्या करना है, जस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व बाय एनीवन। सो देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल गेटिंग अ स्कॉलरशिप, गर्ल गेटिंग अ स्कॉलरशिप एज ए मान लेते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.6। द सेम प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट बॉय विल गेट द स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 0.8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कैटेगरी इज गेटिंग स्कॉलरशिप, मतलब एटलीस्ट एक को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट वन के लिए वापस आपके पास दो चॉइसेस है, एटलीस्ट वन का मतलब अब आइदर यूनियन को यूज करो या फिर कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करो। तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन will get the scholarship is equal to 1 minus probability that no one will get scholarship। तो नो वन विल गेट स्कॉलरशिप का मतलब ए को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलना चाहिए एंड बी को भी नहीं मिलना चाहिए। तो पी ऑफ ए के ऊपर से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस 0.6 इज 0.4 एंड 1 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस 0.8 इज 0.2। सो 1 माइनस 0.8 सॉरी 0.4 इंटू 0.2, सो 0.081 में से लेस करना है, सो 0.92। कॉम्प्लीमेंट मेथड नहीं करना है तो यूनियन का फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, देखो यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला लिख के रख देते हैं, यूनियन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन,
तो इंटरसेक्शन के लिए आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला यूज करना है कि 0.6 प्लस 0.8 एंड इंटरसेक्शन मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ, देखो इससे भी आपका वही आंसर आए 0.48, 1.4, सो 0.9। सो एटलीस्ट वन के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पहले वाला सम भी एटलीस्ट वन का भी था, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व मतलब एटलीस्ट वन फाइंड करना है या कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कंडीशनल था, इसके अंदर भी वही था, देखो एटलीस्ट वन, बहुत सारे सम्स अपन ने एटलीस्ट वन के लिए, अभी ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही था, वन ऑफ दिस टेस्ट का मतलब भी एटलीस्ट वन ही था, तो सारे सम्स एटलीस्ट वन के हो रहे हैं, तो जिसके लिए आपको क्या करना है, आइदर यूनियन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो या फिर कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करो, वन माइनस नो। सो नाइन्थ एग्जाम्पल जून 2011 का है, A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A, देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला लिख देना, एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एडिशन थ्योरम P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इसमें यूनियन का आंसर क्या दिया है, P ऑफ A, सो P ऑफ A, यूनियन के लिए मैंने P ऑफ A से रिप्लेस किया है एंड माइनस A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। हाँ, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये इस साइड में लेके माइनस, फिर ये निगेटिव टर्म इधर लेना है पॉजिटिव, तो आंसर हो गया P ऑफ B। आया क्या समझ में, क्या किया यहाँ पे, ये वाला टर्म जो है निगेटिव वाला वो इस साइड में ले लिया तो ये पॉजिटिव बन गया, तो इंटरसेक्शन का आंसर किसके साथ इक्वल होगा, P ऑफ B के साथ। चलो और एक सम कर देंगे इस लेक्चर में, टोटल 10 एग्जाम्पल्स। Arun and Tarun appear for an interview for two vacancies. The probability of Arun's selection is 1/3. तो अरुण का जो सिलेक्शन है उसको ए अज्यूम कर लेते हैं, इसको ए अज्यूम कर लो, और प्रोबेबिलिटी दैट अरुण सिलेक्शन इज इक्वल टू 1/3, देन दैट ऑफ तरुण सिलेक्शन को बी अज्यूम कर लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। What is the probability that only one of them will be selected? अब ये अलग है, only one of them मतलब एटलीस्ट वन नहीं होगा, only one का मतलब आइदर ए सिलेक्ट होना चाहिए अदरवाइज बी सिलेक्ट होना चाहिए, बट आइदर और नहीं है, एग्जैक्टली एक पर्सन ए सिलेक्ट हो रहा है तो बी को सिलेक्ट नहीं करना, और बी सिलेक्ट हो रहा है तो ए को सिलेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं अपन, इनके कॉम्प्लीमेंट लिख देते, कॉम्प्लीमेंट लिख देते 2/3, यहाँ पे भी इनका कॉम्प्लीमेंट लिख देते, नॉट सिलेक्शन का भी चांस लिख देते। तो यहाँ पे कैसे होगा देखो, ओनली वन विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन विल बी सिलेक्टेड, इसका मीनिंग कैसे हो रहा है कि अगर आपने ए को सिलेक्ट किया तो कंपल्सरी एंड बी सिलेक्ट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कोई लोग यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बट अभी ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ए सिलेक्ट हो रहा है बट बी सिलेक्ट नहीं करना है, और अगर बी सिलेक्ट हो रहा है तो एंड ए सिलेक्ट नहीं करना है, समझ रहा है क्या, ए का सिलेक्शन हो रहा है तो बी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओनली वन को ही सिलेक्ट करना है, सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है मतलब ए को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ बी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो बी के नॉट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/5, एंड बी को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ए को सिलेक्ट नहीं करना है, दैट इज 2/3, सो 4/15 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 6/15, सो 3 से रिड्यूस किया तो आंसर क्या आता है 2/5, दैट इज ए ऑप्शन।
तो ठीक है, इस लेक्चर में अपन ने 10 एग्जांपल्स डिस्कस किए और आगे के लेक्चर्स में और दूसरे टाइप के सम्स डिस्कस करेंगे।